नमस्कार। पी ब्लॉक के दो पार्ट हम कर चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो उनके अपलोड करने में थोड़ी सी सुविधा रहती है, इसलिए इसको छोटे टुकड़ों में 20-25 मिनट 15 मिनट के टुकड़ों में बना रहा हूं। अब मैं आपको पार्ट 3 के अंदर हम चर्चा करते हैं, जो हमने पार्ट 2 में छोड़ी थी। अपन बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। जैसा ये नीचे चार्ट बना हुआ है, इसमें हमारे को स्पष्ट नजर आ रहा है एटॉमिक रेडियाई परमाणु त्रिज्याएं बाएं से दाएं जाने पर घटती है और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती हैं। जो मैंने पार्ट 2 के अंदर आपसे चर्चा की भी थी कि परमाणु आकार के साथ है धात्विक गुण और ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है। वो उसी चीज को यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आकार बढ़ रहा है और बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं तो ये आकार घटता हुआ हमारे को नजर आ रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये है इन जनरल बात करें अपन तो हम कहेंगे बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार घटेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार बढ़ेगा। और ये जो है आकार इनका डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। दो फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। पहला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या या कक्षों की संख्या। यानी कक्षों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आकार बढ़ेगा, और कक्षों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है आकार बढ़ता है। उसके साथ साथ दूसरा फैक्टर, यहाँ पर पहला फैक्टर तो हमें नजर आ ही रहा है कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आने पर कक्ष की संख्या लगातार बढ़ती है, हर बार एक ऑर्बिट बढ़ता है, इसलिए उसका आकार बढ़ रहा है। ये फैक्टर यहाँ काम आ रहा है। लेकिन बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं तो वहां तो कक्ष बराबर ही एक, तो फिर इनका आकार समान हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं है? तो दूसरी एक चीज होती है, वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। यह दो चीजें हैं। यहाँ जो फॉर्मूला दे रखा है अपन ने, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। यहाँ पर जेड इफेक्टिव क्या है? जेड इफेक्टिव है प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेड है नाभिकीय आवेश, और सिग्मा है शील्डिंग कांस्टेंट, आर है एटॉमिक रेडियस। तो हम बात करते हैं पहले तो न्यूक्लियर चार्ज किसे कहेंगे? न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे नाभिक के अंदर पाए जाने वाले प्रोटोनों की संख्या, वो तो होगी नाभिकीय आवेश। जैसे सोडियम की बात करें तो नाभिकीय आवेश कितना होगा? 11 होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ नाभिकीय आवेश। ठीक है, जितने प्रोटॉन है उसमें। लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश से मैं एक एग्जांपल दूं। आप अगर एक 2 सेल की टॉर्च का उजाला करें तो वो उसकी एक पर्टिकुलर रेंज है, सामने वाली दीवार तक वो उजाला करेगा, आपको उसका गोला बना हुआ दिखाई देगा। ज्यादा लंबी डिस्टेंस पर आप देखना चाहें तो 2 सेल की टॉर्च से आप नहीं देख पाते हैं। 4 सेल की टॉर्च लेंगे तो और ज्यादा दूर तक देख पाएंगे, सर्च लाइट लेंगे और ज्यादा दूर तक देख पाएंगे। लेकिन क्या उसी लाइट को अगर हम आसमान में करें तो क्या उससे हम तारे देख सकते हैं? हमारा जवाब क्या होगा? नहीं। तो नहीं, तो इसमें टॉर्च की गलती नहीं है, इसमें टॉर्च की गलती नहीं है, क्योंकि टॉर्च का जो उजाला जा रहा है वो कहां तक जाता है? टॉर्च का उजाला जाता है अनंत तक। लेकिन प्रभावी उजाला कहां तक जाता है? जहां तक हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाता है। समझ रहे बात को? यानी जाता कहां तक है? अनंत तक, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जहां पर किसी ऑब्जेक्ट की को हमें वो दर्शाने के अंदर सक्षम होता है तो उसको बोलेंगे कि इस टॉर्च का प्रभावी उजाला कितना है। 2 टॉर्च वाला प्रभावी उजाला कितना है? 20 मीटर तक। 4 वाला 50 मीटर तक, 40 मीटर तक, सर्च लाइट का 100 मीटर तक। ये उसका प्रभावी उजाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद वो जाता ही नहीं, उजाला आगे तक जाता है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं, हमारे ऑब्जेक्ट को प्रकाशित नहीं करता है। वही स्थिति इसमें नाभिक में है। तो यहाँ पर नाभिकीय आवेश तो कितना होगा? 11। लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश कितना होगा कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कितनी ताकत से वो खींचता है, वो कहलाएगा उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? तो एक फैक्टर दिया हुआ है इसमें, शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट, परिरक्षण स्थिरांक। तो ये परिरक्षण क्या होता है? परिरक्षण प्रभाव के बारे में आपने सुना है। तो ये क्या होता है? इसको यूं समझिए आप, ये न्यूक्लियस है। एक एग्जांपल देता हूं। एक मूवी थी, जब मेरी सर्विस लगी थी उस समय की मूवी थी, एक आशिकी करके एक मूवी आई थी 1992 के आसपास। उसमें एक हीरो है राहुल रॉय, एक उसकी हीरोइन है अनु अग्रवाल, उसमें एक विलेन होता है टॉम वाल्टर, और एक हीरो का फ्रेंड होता है दीपक तिजोरी। ठीक है, ये फॉर्मूला फिल्म थी। हीरोइन जो है वो एक हॉस्टल में रहती है, टॉम वाल्टर उस हॉस्टल के वार्डन है, और राहुल रॉय और हीरोइन में अफेयर हो जाता है। तो राहुल रॉय हीरोइन को यानी अनु अग्रवाल को लेकर के कहीं पहाड़ी एरिया के अंदर घूमने फिरने निकल लेता है। जब टॉम वाल्टर को यह पता लगता है कि उसके हॉस्टल की बच्ची को कोई लड़का घुमाने ले गया बिना इजाजत के, तो स्वाभाविक है गुस्सा आना,
और वो वहां से, उस मूवी में ये दिखाया गया, वो वहां से बंदूक लेकर के चलता है। ये बात जब दीपक तिजोरी को, जो कि राहुल रॉय का दोस्त है, उसको पता पड़ती है, तो वो उससे पहले भागता है। किसी भी तरीके से राहुल रॉय के पास में पहले पहुंचता है और पहुंच करके उसको बोलता है, धक्का देता है कि तू इसको लेकर के, लड़की को लेकर के यहाँ से भाग जा, नहीं तो टॉम ऑल्टर तेरे को गोली मार देगा। इतने में टॉम ऑल्टर आ जाता है। टॉम ऑल्टर के सामने वो खड़ा हो जाता है राहुल रॉय और टॉम ऑल्टर के बीच में, और टॉम ऑल्टर को कहता है कि पहले गोली मेरे को मार, उसके बाद में मेरे दोस्त को मारना। अब ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? ये इसलिए सुनाई कि ये तो है कुल्लू मनाली की वादियां, पहाड़ी एरिया, जहां पर ये अन्नू अग्रवाल और ये राहुल रॉय घूम रहे फिर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। ये है टॉम ऑल्टर, जो हमारा नाविक है, और ये मारना चाहता है इसको गोली, इसको राहुल रॉय को। बीच में आ जाता है कौन? बीच में आ जाता है इनका दोस्त दीपक तिजोरी। ये दीपक तिजोरी, दीपक तिजोरी ने क्या किया? राहुल रॉय को धक्का दिया कि तू इसको लेके भाग जा, और टॉम ऑल्टर के सामने खड़ा हो गया कि गोली पहले मेरे मार। तो ये जो दीपक तिजोरी वाला जो रोल है, ये रोल क्या कहलाता है? ये कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट। यानी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके भीतर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या काम करते हैं? दो काम करते हैं। एक तो नाभिक का जो आकर्षण प्रभाव है उसको अपने ऊपर झेलते हैं, साथ ही बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये फैक्टर मिला करके, यानी उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को किए गए प्रतिकर्षण और नाभिक के आवेश को अपने ऊपर झेलने के कारण बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नाभिक का कितना आकर्षण प्रभाव वहां तक पहुंच पाता है, वो प्रभाव कहलाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। जैसे सोडियम में मैंने बोला कि सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं, तो 11 प्रोटॉन के कारण नाभिकीय आवेश कितना हो गया? 11। लेकिन उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कितना होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है उसका 6.5 मान लीजिए। तो ये 4.5 कहां चला गया? ये चला गया बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स ने उसको प्रोटेक्ट कर लिया। तो ये प्रभावी नाभिकीय आवेश के ऊपर भी डिपेंड करती है क्या? साइज कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर कितना आकर्षण प्रभाव नाभिक का पड़ रहा है, और उसको हम किससे कैलकुलेट करते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश को। कि जेड इफेक्टिव क्या होगा? जो भी न्यूक्लियर चार्ज है उसमें से शील्डिंग इफेक्ट कितना है उसको बाकी निकाल दो, तो जो बचेगा वो चीज क्या होगी? प्रभावी नाभिकीय आवेश होगी। और दूसरा फैक्टर जो है आर होता है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड इफेक्टिव। एन क्या है? जेड इफेक्टिव क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। और एन उसके पास में कितने कक्ष हैं उनकी संख्या, तो कक्षों की संख्या को स्क्वायर करके अगर जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है तो नीचे वाली संख्या बढ़ी, नीचे वाली संख्या बढ़ी, तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी आर की वैल्यू कम हो जाएगी। एन क्या है? कक्षों की संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो वो तो ऊपर है, मान लीजिए 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, ये तो अपन ने फिक्स कर दिया। अब नीचे 4 में अगर आप 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा, लेकिन 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। यानी यदि नीचे की वैल्यू कम होती है, जेड इफेक्टिव कम होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है, तो आकर्षण कम होता है, आकर्षण कम होता है तो उसका आकार बढ़ता है, और अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में वो आकार घटता है। ठीक है, ये बात की थी अपन इन जनरल। ऊपर वाला जो चार्ट बनाया वो चर्चा की हमने इन जनरल के बारे में। तो इन जनरली हम क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं तो, यानी पीरियड में जा रहे हैं तो क्या हो रही है? घट रही है। और ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी एक ग्रुप में चल रहे हैं तो, ग्रुप की बात करें तो क्या हो रहा है? बढ़ रही है। इसको मैंने कोशिश की है, ये एक चार्ट बना करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि एक्चुअली होता क्या है। ये तो इन जनरल है, लेकिन वास्तविकता क्या है ये अपन यहां पर देखते हैं। ये पहले ये बनाए हुए पीरियड 2, 3, 4, 5, 6, यानी हम 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एक वर्ग की बात कर रहे हैं। कौन से वर्ग की? थर्ड ए वर्ग की बात कर रहे हैं। ये 2, 3, 4, 5, 6 तो क्या है? पीरियड। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब हम ऊपर से नीचे वर्ग में उतरते हैं, तो नीचे उतरते हैं तो सीढ़ियां कौन सी फलांगते हैं? पीरियड की फलांगते हैं। सीढ़ियां किसकी बनी हुई है? पीरियड की। दूसरे पीरियड से तीसरे पीरियड में, तीसरे पीरियड से चौथे में, चौथे से पांचवें में, ऐसे हम सीढ़ी दर सीढ़ी पीरियड में उतरते हैं, लेकिन चल रहे किसमें होते हैं? वर्ग में चल रहे होते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी वही चीज बताई है कि पीरियड दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसके अंदर उपस्थित क्या है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम।
पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको एक बार दोबारा दिखाता हूं। ये यहाँ पर अगर आप बात करें, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो चल किस में रहे हैं? वर्ग में। क्रॉस किसको कर रहे हैं? पीरियड। तो ये बोरोन से लेकर के थेलियम तक की अपन ने यहाँ पे लिखी, इनकी एटॉमिक रेडियस ये ब्लू इंक से लिखी है अपन ने 0.82, 1.18, 1.26, 1.44, 1.48। तो आप कहेंगे कि इसको अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो ये कितना हुआ? 82, 82 के बाद 118, फिर 126, 144 और 148। तो आपके मन में आएगा कि तो सर लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है। हमने कहा इन जनरल बढ़ती है, ये इन जनरल बढ़ रही है, बढ़ती है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये, इनका डिफरेंस निकाल के देखिए आप। 82 और 118 के बीच में अंतर कितना आया? 36। 118 और 126 के बीच में 8, फिर 18 और फिर वापस 4। तो आप देख रहे हैं पहले आकार बढ़ा और उसके बाद में घटा, फिर बढ़ा और फिर घटा। ठीक है, वैल्यू याद नहीं रहे तो हम कह सकते हैं ज्यादा कम ज्यादा कम। तो डिफरेंस इनका अगर निकालें तो आप ये देखते हैं, तो इन जनरल तो आपको बढ़ी हुई नजर आएगी, लेकिन वास्तव में क्या है, उनका जिस रेशो में वो बढ़नी चाहिए उस रेशो के अंदर वो नहीं बढ़ रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि पहले बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है। एटॉमिक नंबर से अगर आप कंपेयर करें सॉरी, एटॉमिक नंबर बोरोन के लिए 5, फिर 13, फिर 31, फिर 49, फिर 81, यानी एटॉमिक नंबर लगातार बढ़ रहा है। हम कह रहे हैं इन जनरल उसकी साइज भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन स्पेशली अगर अपन बात करें कि वास्तव में कितनी बढ़नी चाहिए, उस रेशियो के हिसाब से ये पहले बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये आपको इससे पता पड़ेगा। किससे? इनके एटॉमिक नंबर में डिफरेंस देखिए आप। बोरोन और एल्यूमिनियम के बीच में एटॉमिक नंबर में डिफरेंस है 8, फिर हो गया 18। 18 होने का मतलब क्या हो गया? सॉरी, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन 10 ट्रांजिशन एलिमेंट इससे पहले आ गए, इस कारण से उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ और उसका आकार घटा। फिर बाद में 18 ही रहा, तो ये लगभग नॉर्मल सा रहा, यानी थोड़ा सा आकार इसका जो नॉर्मल जो प्रोसीजर था उसको फॉलो करते हुए बढ़ा। और उसके बाद में फिर आप देखेंगे 18 के बाद में फिर 32। अब ये 32 क्यों हो गए? 18 में 14 और जोड़ दो। कौन से? लेंथेनाइड। तो यानी यहाँ पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इस कारण से इसका आकार फिर घटा। तो पहले बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है और फिर घटता है। ये हम स्पेशली बात करें वर्ग में। अब इनर्ट गैसेज की एटॉमिक रेडियस हेलोजन से छोटी होनी चाहिए। इनर्ट गैसेज कहां है? बिल्कुल लास्ट में है, 0 ग्रुप में या 8th ग्रुप में, 8th ग्रुप में, या हम कहें 18वें वर्ग में है। उनकी एटॉमिक रेडियस क्या होनी चाहिए? हेलोजन से छोटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो आकार घटता है, तो सबसे छोटी रेडियस किसकी होनी चाहिए? हेलोजन की होनी चाहिए। लेकिन पुराने बुक्स में या अब तक जो आपने पढ़ा उनमें हो सकता है कहीं आपने ये पढ़ा हो कि हेलोजन की रेडियस की तुलना में इनर्ट गैसेस की रेडियस बड़ी होती है। फिर पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं कि यहां पर अगर आप चर्चा करें, ये पीरियोडिक टेबल में, यानी आप फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, आर्गन, इसकी तुलना, इसकी चर्चा करें तो कुछ पुराने बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि नियोन का आकार क्लोरीन से बड़ा होता है, आर्गन का क्लोरीन से बड़ा होता है, क्रिप्टोन का ब्रोमीन से बड़ा होता है। वो अपनी जगह सही थे, लेकिन ये पुरानी बात है। सही क्यों हुआ करते थे? उसका रीजन ये था क्योंकि हमें उस समय तक इनर्ट गैसेस के कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में जानकारी नहीं थी, उसके ऊपर काम नहीं हुआ था। इसलिए वहां पर क्या किया जाता था, इनर्ट गैसेस की तो लेते थे हम कोवेलेंट वान डेर वाल रेडियस, और हेलोजेंस की लेते थे हम कोवेलेंट रेडियस। अब इनके अंदर अंतर क्या है दोनों चीजों के अंदर? ये मैंने एक चित्र आपको बताने का प्रयास कर रहा है कि ये जो है दो एटम्स के बीच में बंध बना हुआ है। ये बीच वाला जो एरिया है, ये एरिया क्या है? ओवरलैप एरिया है। ओवरलैप्ड एरिया है, तो ये इसका आधा हिस्सा इधर की तरफ है, आधा हिस्सा इधर की तरफ है। और रेडियस हम किसे कहते हैं? एक बॉन्ड लेंथ का आधा। तो बॉन्ड लेंथ है इसकी यहां से यहां तक, उसका आधा कितना हो गया? ये रेडियस। तो ये तो है कोवेलेंट रेडियस। अब वान डेर वाल रेडियस किसे कहते हैं? वान डेर वाल रेडियस कहते हैं दो निकटवर्ती एटम्स के बीच में पाई जाने वाली दूरी का आधा। दो निकटवर्ती, तो यहां पर ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों एटम्स हैं। ये एक एटम है और ये एक एटम है, ये दोनों निकटवर्ती हैं। तो इन दोनों निकटवर्ती एटम्स के बीच की दूरी यहां से लेकर के यहां तक, और इसका आधा यदि करें तो यहां तक, यानी ये वैल्यू क्या होगी? वान डेर वाल रेडियस। तो अब जाहिर सी बात है, यहां पर कोवेलेंट रेडियस की जब बात करते हैं तो ओवरलैपिंग होती है।
यानी एक के ऊपर एक उनके ऑर्बिट जो है ओवरलैप करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो रेडियस हमेशा छोटी होगी। और यहाँ पर इनके बीच में इतना बड़ा गैप है, तो जाहिर सी बात है कि ये रेडियस बड़ी होगी। तो जब तुलना वांडरवाल रेडियस और यहां पर क्या करते थे इनर्ट गैसेस के लिए, तो कई बार इनर्ट गैसेस की वांडरवाल रेडियस और हेलोजन की कोवेलेंट रेडियस की तुलना कर ली जाती है, तो ऐसी स्थिति में इनर्ट गैसेस की रेडियस बड़ी आती है। लेकिन हकीकत में होता क्या है, हकीकत में जो हमने पढ़ा है कि बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो घटेगी, यानी हेलोजन से इनर्ट गैसेस की रेडियस हमेशा जो उसका जो एडजेसेंट है उससे कम होगी। क्योंकि अब हमारे को पता है कि वो भी कोवेलेंट जीनोन के कंपाउंड बन रहे हैं, जीनोन के फ्लोराइड्स हैं, जीनोन के ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बने हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड का हमें पता है। तो ऐसी स्थिति में जो उनकी रेडियस आती है तो वो छोटी आएगी। इसलिए हमने लिखा कि किंतु यदि हेलोजन व इनर्ट गैसेस दोनों की कोवेलेंट रेडियस से तुलना की जाए तो इनर्ट गैसेस की रेडियस हमेशा हेलोजन से छोटी होती है। नाउ फिफ्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स का आकार, फिफ्थ ए में कौन सा आ गया, थर्ड में कौन सा है बोरोन, चौथे में कार्बन और पांचवे में नाइट्रोजन। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, नाइट्रोजन के बारे में। तो फिफ्थ ए ग्रुप के एलिमेंट का आकार, फिफ्थ ए ग्रुप कौन सा, ये रहा नाइट्रोजन। तो इसका आकार क्या होना चाहिए, बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो घटता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्थ ए और सिक्स्थ ए ग्रुप के एलिमेंट के बीच का होना चाहिए। ये फोर्थ ए रहा कार्बन, इसका 77 है, और ये रहा ऑक्सीजन, इसका 73 है। तो 77 और 73 के बीच में कितना अंतर है, 4। तो यानी 77 से इसका आकार कितना होना चाहिए, 75 होना चाहिए, 0.75 होना चाहिए। लेकिन 75 की बजाय इसका आकार क्या है, जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सा अधिक होता है। तो फिफ्थ ए ग्रुप के एलिमेंट का आकार फोर्थ ए और सिक्स्थ ए ग्रुप के एलिमेंट के बीच का होना चाहिए, किंतु ये लगभग फोर्थ ए ग्रुप के यानी कार्बन के लगभग बराबर होता है। क्यों होता है, इसका कारण है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, अर्धपूरित विन्यास। क्योंकि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p3, पी के अंदर तीनों पी ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और हम जानते हैं कि फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और वेकेंट ये ज्यादा स्थायी होते हैं पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल से। ठीक है, अब ये क्या फर्क पड़ा, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसका आकार क्यों बढ़ा। इसके लिए मैं एक लेमैन या एक जनरल एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए हम एक मकान का निर्माण करवा रहे हैं, जब आप बड़े हो जाओगे तो मकान का जब आप निर्माण करोगे तो स्टार्टिंग में हम पूरी प्लानिंग करते हैं, हम पूरा का पूरा नक्शा बनाते हैं और उसके अंदर ये प्लानिंग करते हैं कि हम इसके अंदर सागवान के गेट लगाएंगे, जेगवार की फिटिंग लगाएंगे, फला ये डिजाइन करेंगे, ये करेंगे, ये फला मार्बल लगाएंगे, ये टाइल लगाएंगे, ये काम करके स्टार्ट करता है आदमी। और स्थिति ये होती है कि कंस्ट्रक्शन उसका होते होते उसका जो धैर्य है वो जवाब देने लग जाता है, पॉकेट जवाब देने लग जाती है, और आखिरी में आदमी क्या सोचता है कि एन कैन प्रकार एन ये मकान रहने लायक हो जाए तो एक बार में गंगा नहाऊं, बाकी बाद में करता रहूंगा। तो पैसा जब उसके पास में खत्म होने लगता है तो फिर वो क्या करता है, वो ये करता है कि हम क्या करें, एक तो जीने का गेट ऊपर जहां से किसी की एंट्री संभव है, और एक आगे का सामने वाला गेट जो है जहां से एंट्री संभव है, उन दोनों के तो दरवाजे लगा लूं, बाकी अंदर के जो कमरे हैं फिलहाल हम उसमें पर्दा लगा करके काम चला लेंगे। ये स्थिति कब, जब क्लोज कंपाउंड हो। लेकिन ऐसा ही मकान, अगर कोई ऐसा मकान बनाया है जिसके अंदर आगे बाउंड्री खींची हुई है और 4 कमरे अलग अलग बनाए हैं जिनका एक कॉमन गेट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, चारों के आपको दरवाजे भी लगाने पड़ेंगे, और आप चारों कमरों में तो सो नहीं सकते, किसी एक कमरे में सो सकते हो, क्लोज कंपाउंड नहीं है। एक में सोओगे तो आप क्या करना पड़ेगा, 3 के ऊपर ताले लगाने पड़ेंगे, और फिर भी मन में डर रहेगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई चोरी चकारी हो जाए, तो आप निश्चिंत नहीं हुए। ठीक है, लेकिन एक कंपाउंड अगर आपका कॉम्पैक्ट मकान है जिसमें 2 ही जगह से एंट्री है, या तो छत से हो सकती है या फिर बाहर के मेन गेट से हो सकती है, दोनों जगह अगर आप ताला लगा दें, गेट लगा दें, तो अंदर के कमरे भले आपके खुले पड़े रहे, चारों कमरे, ऐसी स्थिति में भी आप निश्चिंत होकर के सो सकते हैं। तो जब निश्चिंतता आती है तो आदमी निश्चिंतता यानी वो फैल पसर करके सोता है। ये स्थिति नाइट्रोजन के साथ है। नाइट्रोजन के तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, फुल फील्ड हाफ फील्ड है, इसलिए निश्चिंत रहता है, इसलिए इसका आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये हुई एक आम भाषा में समझने वाली बात। केमिस्ट्री की भाषा में अगर समझें तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उसके अंदर बढ़ी, उनके बीच में थोड़ा सा प्रतिकर्षण बढ़ा, स्टेबिलिटी बढ़ी, स्टेबिलिटी के कारण उसका आकार थोड़ा सा जितना होना चाहिए उसकी तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है। अब इसके बाद में आयनिक रेडियाई
के बारे में बात करें तो इन जनरल बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो आयनिक रेडियाई घटती है और ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनिक रेडियाई बढ़ती है, जैसे हमने एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात की। और उसके एग्जाम्पल भी जैसे यहाँ पे दे रखा है पीरियड के अंदर कि C4 माइनस का आकार बड़ा होता है, उससे N3 माइनस का आकार उससे कम है, उससे ऑक्सीजन का आकार 2 माइनस का कम है, उससे कम है F माइनस का। लेकिन ये दिखने के अंदर आपको नजर आ रहा है ठीक है, लेकिन ये थ्योरेटिकल ठीक है, प्रैक्टिकली गलत है। प्रैक्टिकली गलत इसलिए क्योंकि तुलना हमेशा बराबर वालों में की जाती है। यहां पर हमने कार्बन पे तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल करके कार्बन बनाया हुआ है, नाइट्रोजन में से 3 निकाले हैं, फ्लोरीन में से 1 ही निकाला है, तो बराबरी कहां हुई? अगर तुलना करनी है, ये जरूर तुलना है। क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की बात करें तो ये परफेक्ट तुलना है। तो भाई सभी के पास में एक एक माइनस आवेश है, तब भी इनका जो आकार है वो फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन की तरफ अगर हम जाए तो आयोडीन की तरफ, यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इनका आकार बढ़ रहा है। या हम एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम सभी में से हमने 3-3 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो ये तुलना तो सही है। लेकिन अगर ये एग्जाम्पल देते हैं तो ये थ्योरेटिकली सही है। जो क्योंकि हम तो क्या जस्टिफाई करना चाहते हैं? हम ये जस्टिफाई करना चाहते हैं कि पीरियड में जब जाता है, पीरियड यानी बाएं से दाएं तरफ जब जाता है तो आकार घटता है, आयन का आकार भी वैसे घटता है जैसे कि एटम का घटता है। इसको जस्टिफाई करने के लिए हमने ये वाली बात कह दी, लेकिन ये कायदे से गलत है। तो अब ये तो इन जनरल बात थी, वास्तव में क्या होता है इन एक्चुअल, इसकी जो है चर्चा, आज का लेक्चर फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, नेक्स्ट पार्ट 4 के अंदर करेंगे। थैंक यू।